गुड मॉर्निंग बेटी। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ बेटा। Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से पल्स कोड मॉड्यूलेशन की वजह से हम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हमने वहां पे देखा कि क्या लो पास फिल्टर किस तरह से बैंड अनलिमिटेड सिग्नल को बैंड लिमिटेड सिग्नल में चेंज करता है। देन सैम्पलर तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्रीट में चेंज करता है। उसके बाद ये क्वांटाइजर क्या काम करता है, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है। मीनिंग जो क्वांटाइजर के आउटपुट पे तो जो तुम्हें सिग्नल मिल रहा है वो एक डिजिटल सिग्नल होगा, यानी उसके कुछ स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड्स होंगे एंड वो डिस्क्रीट होगा, मीनिंग वो कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंसेस पे ही उसका एम्पलीट्यूड डिफाइंड होगा, अदर पे जीरो होगा। ठीक, उसके बाद हमने उसकी इनकोडिंग की, देन हमने रीजनरेटिव रिपीटर्स यूज किए। हमने बात की थी कि रीजनरेटिव रिपीटर किस तरह से काम करते हैं। जब जैसे यहाँ से तुम्हारा 0 या 1 जब इधर आया, ठीक, नॉइसनेस पे कुछ इफेक्ट करना स्टार्ट हुआ। ठीक, अब नॉइस इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे या कन्वर्ट कर दे 0 से 1 में, उससे पहले ही हम बीच में एक रीजनरेटिव रिपीटर लगा देते हैं। वो क्या करता है, अगेन जो वो जिस नॉइस का जो इफेक्ट है उसको नलिफाई कर देता है। ठीक, देन जो हमारा रिसीव्ड सिग्नल है वो यहाँ रिसीवर पे रिसीव होता है। ठीक, तो सबसे आखिरी में हमने इनकोडिंग की थी, तो उसी के जस्ट अपोजिट उसका डिकोडिंग करना है। जो सिग्नल हमें 1010 के फॉर्म में मिला उसे हमें ये इन लेवल्स में वापस डिकोड करना है। ठीक, उसके बाद होना चाहिए कि कुछ डीक्वांटाइजेशन जैसी कोई चीज हो, बट क्योंकि तुमने डिफरेंट वैल्यूज को, मीनिंग 1.1 को भी 1 लिखा है, 1.2 को भी 1 लिखा है, 0.9 को भी 1 लिखा है, तो तुम उन प्रीवियस वैल्यू को कि मीनिंग 1 जब तुमने यहाँ पे डिकोडर पे तुम्हें 0, 1, 2 और 3 के फॉर्म में स्ट्रिंग्स मिलना स्टार्ट हुई, तुम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हो कि इस 1 का मीनिंग क्या है, 1.1 है, 1.2 है या 0.9 है। ठीक, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, मीनिंग इसका रिवर्स कोई भी चीज नहीं बनी है। राइट, आफ्टर दैट हमारे पास जब यहाँ पे 0, 1, 2, 3 डिफरेंट लेवल के सिग्नल यहाँ पे हमें मिल गए, उसके बाद इन्हें हम क्या करेंगे, लो पास फिल्टर से पास करेंगे। लो पास फिल्टर बेसिकली यूज किया जाता है, जो सैम्पलर ने काम किया ना, यानी कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्रीट बनाया, तो वापस इन सैंपल्स में से अपने मैसेज सिग्नल को रीगेन करना, रिकंस्ट्रक्ट करने का काम यहाँ पे लो पास फिल्टर कर रहा है। अभी जब सैम्पलिंग थ्योरम भी आज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे लो पास फिल्टर यूज होता है यहाँ पे। ठीक, आउटपुट में हमें अगेन वही एनालॉग सिग्नल, यानी जो हमारा वॉइस सिग्नल या वीडियो सिग्नल होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा क्वांटाइजर के एक पॉइंट और देखते हैं। जो मेरा क्वांटाइजर, ठीक, वो कर क्या रहा है, 1.1 को 1 में चेंज कर रहा है। ठीक, 1.2 को भी 1 में चेंज कर रहा है, 1.3 को भी 1 में चेंज कर रहा है। मीनिंग जितने भी 1 से 1.5 के बीच की वैल्यूज है उन सबको वो अप्रोक्सीमेट कर रहा है 1 पे। ठीक, कहीं ना कहीं जब भी अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हो रहा है ना हमारे सिग्नल को। अब मेरा जो मैसेज सिग्नल है वो अपनी ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं खो रहा है। जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कुछ परसेंट ही सही, बट उसमें चेंजेस आ रहे हैं, हम एग्जैक्टली वही एम्पलीट्यूड नहीं ले रहे हैं।
ठीक, हम कोशिश करते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रहे। हम यहाँ पे जो रूल्स यूज करते हैं क्वांटाइजर पे, कोडिंग यूज करते हैं, वो कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम तुम्हारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो तुम्हारा मिनिमम से मिनिमम हो, लेकिन फिर भी वो जीरो नहीं हो सकता। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इन लेवल्स में और इस एम्पलीट्यूड में, यानी जो सैंपल्ड वोल्टेज आया और जो ये क्वांटाइजेशन वोल्टेज है, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर क्या है? सैंपल्ड वोल्टेज, सैम्पलिंग सर्किट से जो आउटपुट में आया वोल्टेज वो माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज, माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। तो मतलब क्या है कि जब हमने 1.1 को 1 के बराबर लिखा, अप्रोक्सीमेट किया, तो हमारे में एरर कितनी आई? 1.1 माइनस 1 दैट इज 0. इसी तरीके से जब हमने 0.9 को 1 लिखा तो हमारे में एरर कितनी आई? माइनस 0.1। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, एक हमारी क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, दूसरा हमारी क्वांटाइजेशन एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, क्वांटाइजेशन एरर इज इक्वल टू क्या होता है? सैंपल्ड वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज, सैंपल्ड वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। इतनी बातों में किसी को कभी कोई डाउट? हेलो सर। हाँ बेटा। सर रीजनरेटिव रिपीटर का काम बता दीजिए। अच्छा ठीक है। देखिए, लेट्स से हमने एक जब ट्रांसमिशन किया इनकोडिंग करने के बाद, तो हमारा ऐसे कोई एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, ये स्ट्रिंग जो है 010 की वो ट्रांसमिट होगी। ठीक, रास्ते में कहीं नॉइस इसमें आके ऐड होगी। हमने कहा कि इस जीरो को हम 0 वोल्ट ले रहे हैं और जो ये 1 है इसको हम +5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 जो है ये इसको हम +5 वोल्ट से। ठीक, अब जो ये नॉइस है हम मान के चलते हैं यहाँ पर भी ये वही एडिटिव नॉइस है। ठीक, तो नॉइस है तो मीनिंग नॉइस का भी कुछ एम्पलीट्यूड रहा होगा। लेट्स से हमने अज्यूम किया कि वॉइस नॉइस जो है वो 1 वोल्ट की है। वो नॉइस जब इसमें ऐड हुई तो इसने जो रिजल्टेंट दिया वो कितना आ गया? 0 वोल्ट था इस 0 के लिए और 1 वोल्ट की थी नॉइस, वो हो गया 1 वोल्ट। अगेन ये सिग्नल आगे बढ़ेगा, फिर नॉइस अटैक करेगी, फिर यहाँ पे 1 वोल्ट बढ़ाएगी। ठीक, अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो नॉइस है वो हर बार 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड की है और एडिटिव है। अगेन ये फिर आगे बढ़ा, अब इसका वोल्टेज कितना हो गया? 2 वोल्ट। ठीक, हमने डिसाइड किया था कि मेरा जो 0 है, मतलब बाइनरी में जो 0 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 वोल्ट से, लेकिन आगे बढ़ते जा रहा है वो हो गया है 2 वोल्ट। ठीक, जब वो ट्रांसमिशन हो रहा है फिर अगेन नॉइस ने इफेक्ट किया, ये हो गया 3 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे जहां हमारा रिसीवर था, इसने सोच रखा है कि जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, सॉरी यहाँ पे जो इनपुट आएगा, ठीक, वो क्या करेगा? ये चेक करेगा कि ये 0 वोल्ट है या 5 वोल्ट है ना? ये चेक करके ही पता लगाएगा कि 0 भेजा गया है कि 1 भेजा गया है। अच्छा, उसने उस रिसीवर को भी पता था कि भाई बीच में नॉइस कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट डालेगी, तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि इस तरह से एग्जैक्ट मानने से अच्छा है ये मान लो कि अगर ये इनपुट ग्रेटर देन 2.5 वोल्ट है तो उसको मान लो कि 1 रिसीव हुआ है,
और अगर ये इनपुट जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है रिसीवर पे वो लेस देन 2.5 है तो मान लो कि 0 रिसीव हुआ। ऐसा रिसीवर ने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया, क्योंकि रिसीवर को भी पता था कि रास्ते में जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होके आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ नॉइस का इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली 0 वोल्ट और 5 वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे, या तो सिग्नल का वोल्टेज डिक्रीज हुआ होगा या तो इंक्रीज हुआ होगा। ठीक, तो अब हमने सबसे पहले केवल इस 0 की बात की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक जब नॉइस का इफेक्ट बढ़ते बढ़ते नॉइस ने इसको 3 वोल्ट का सिग्नल बना दिया। लेट्स से जब ये 3 वोल्ट का सिग्नल बनने के बाद यहाँ रिसीवर के इनपुट में पहुंचे, तो अब रिसीवर क्या सोचेगा कि इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 2.5 है। दैट मींस जो ट्रांसमीटर से आ रहा है वो क्या है, वो कौन सी डिजिट है, 1 है। जबकि ट्रांसमीटर ने क्या भेजा था, कौन सी डिजिट भेजी थी, 0 भेजी गई थी, 0 रिसीव हो रही है 1। तो ये कहीं ना कहीं एरर आ रही है नॉइस के इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे हमने यूज क्या किया, रीजनरेटिव रिपीटर। अब वो कहाँ हम यूज करें, लेट्स से यहाँ कहीं पे हमने रीजनरेटिव रिपीटर यूज किया। अब ये रीजनरेटिव रिपीटर क्या काम करते हैं, ये भी जैसे हमने रिसीवर के पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी 2.5 का एक क्राइटेरिया रखा कि 2.5 से कम तो 1, 2.5 से ज्यादा तो 0, ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया रीजनरेटिव रिपीटर पे भी रखा जाता है कि जो यहाँ पे आने वाला इनपुट है वो अभी हमने भी थ्रेशोल्ड 2.5 ही रख रहे हैं। ठीक, जस्ट इसलिए कि 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के मिड की वैल्यू हम ले लें। ठीक, तो हमने रीजनरेटिव रिपीटर ने भी क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रिसीव हो रहा हो उसको पहले हम चेक करेंगे, अगर ठीक लगा तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद आगे भेजेंगे। मीनिंग जो ये नॉइस का इफेक्ट आ रहा है उसको नलीफाई करने के लिए हमने इसको लगाया। ठीक, ये भी एक तरह से रिसीवर की तरह ही डिसीजन ले रहा है। क्या डिसीजन ले रहा है कि इनपुट उसने चेक किया 2.5 से ग्रेटर है या लेस देन। अगर ग्रेटर देन है तो उसको 1, लेस देन है तो 0 मानेगा। और रीजनरेटिव जो आउटपुट देगा वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग देगा। मीनिंग उसने जब इनपुट को चेक किया, इनपुट कितना मिला उसे, 2 वोल्ट। उसने चेक किया कि हाँ भाई मेरा जो इनपुट है वो 2.5 से कम है, यानी भेजा हुआ स्ट्रिंग कौन सा है, 0। मीनिंग उसको आगे क्या बढ़ाना है, 0 वोल्ट। रीजनरेटिव रिपीटर क्या कर रहा है, जो नॉइस के इफेक्ट को है खत्म करके वापस सिग्नल को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक, तभी हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ती है कि ये जो रीजनरेटिव रिपीटर, ये ट्रांसमिशन जो चैनल है उसमें प्रॉपर डिस्टेंस पे लगे। मीनिंग ऐसा ना हो कि यहाँ पे रीजनरेटिव रिपीटर लगा, यहाँ पे लगा होने की बजाय यहाँ पे लगा हो रीजनरेटिव। अब अगर यहाँ पे रीजनरेटिव रिपीटर लगा होगा तो रिसीव क्या करेगा, 3 वोल्ट। तो जैसे रिसीवर कंफ्यूज हुआ था वैसे ही रीजनरेटिव रिपीटर भी कंफ्यूज हो जाए और वो भी गलत सिग्नल रिप्रोड्यूस कर दे। तो रीजनरेटिव रिपीटर करता क्या है, एक टाइप ऑफ डिसीजन लेता है कि हाँ जो हमारे पास उसके पास जो इनपुट आ रहा है वो क्या हो सकता है उस, ठीक, और अकॉर्डिंगली अपनी जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज है उससे कंपेयर करके वो वापस सिग्नल को रीजनरेट करता है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो इनिशियली हो या जिस फॉर्म में वो इनिशियली था। अभी भी रीजनरेटिव रिपीटर में कोई डाउट? नो सर। बात करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। हमने तुमको यहाँ पे कहा कि भाई बहुत आसानी से हमने कह दिया कि भाई इस सिग्नल को जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल है उसके हम सैंपल्स ले लेते हैं। ठीक, एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगा देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड इस सिग्नल के ले लेते हैं और कह देते हैं कि भाई ये कॉन्टिन्यूस से डिस्क्रीट में चेंज हो गया।
कि ये सोचो कि जब ये सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे थे तो सबसे पहला डिसीजन तो हमें यही लेना पड़ा होगा ना कि जो सैंपलिंग इंटरवल है वो कितना लेंगे, मतलब कितने टाइम के बाद हमें एम्पलीट्यूड लेते जाना है, किस टाइम इंटरवल पे हमको सैंपल्स कलेक्ट करने। ठीक, केवल अगर कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्रीट में चेंज करना होता तब तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी करते रहते, कुछ भी टाइम इंटरवल ले लेते। लेकिन हमें इस डिस्क्रीट सिग्नल को वापस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिग्नल बनाना है कि हमें पता है हम जब रिसीवर पे जो एंड यूजर मेरा होगा वो एंड यूजर उसी सिग्नल को समझ पाएगा जो एनालॉग हो और कॉन्टिन्यूअस हो, वो डिजिटल और डिस्क्रीट सिग्नल को नहीं समझ सकता। तो हमें वापस भी इसको रीगेन करना है, तो हमने अभी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, इसमें सैंपलिंग की है, वापस रिकंस्ट्रक्ट भी करना है। तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि ये पीएस की जो वैल्यू है, सैंपलिंग इंटरवल की जो वैल्यू या जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे ली गई वो कितनी ली जा रही है। ठीक, उसके लिए नाइक्विस्ट ने एक क्राइटेरिया दिया या नाइक्विस्ट ने एक थ्योरम दी जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। ठीक, अब ये सैंपलिंग थ्योरम क्या कहती है कि एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल जो कि बैंड लिमिटेड है, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, बैंड लिमिटेड है। बैंड लिमिटेड का मतलब क्या है, यहाँ हमने डिस्कस किया था कि एक सिग्नल एम्प्टी था, उसका जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो प्लस इंफिनिटी पे लाई कर रही है और इधर माइनस इंफिनिटी तक लाई कर रही है। जब बैंडविड्थ चेक की तो कितनी इनफाइनाइट बैंडविड्थ मिली। ठीक, ऐसे सिग्नल्स जिनकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो वो क्या कहलाते हैं, बैंड अनलिमिटेड। इसी तरीके से वो सिग्नल्स जिनकी बैंडविड्थ लिमिटेड हो, मीनिंग कुछ फाइनाइट बैंडविड्थ हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो एक कॉन्टिन्यूअस बैंड लिमिटेड सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम हर्ट्ज हो, यानी जिसकी बैंडविड्थ जो हो वो एफएम हर्ट्ज हो, ठीक, is represented by its equivalent sample without any information loss and can be completely recovered by its sample provided these two conditions। क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ है एफएम हर्ट्ज और हमें इस सिग्नल की सैंपलिंग करानी है, ठीक, सैंपलिंग तो करनी है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो और जब हमें उसे वापस सिग्नल को रिकवर करना हो उन सैंपल्स से, मीनिंग डिस्क्रीट से वापस जब अगर हमें कॉन्टिन्यूअसली जाना हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो, इजीली हम उसको रिकवर कर पाए। तो ये करने के लिए हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि जो तुम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी लो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2fm से, 2 इंटू बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, मतलब जिस भी सिग्नल की तुम सैंपलिंग करा रहे हो उसकी बैंडविड्थ के ट्वाइस से ज्यादा तुम्हें लेनी होगी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, या ये कहें कि सैंपलिंग इंटरवल लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1/2fm। तो हमें क्या समझना है कि सैंपलिंग थ्योरम किस लिए दी गई है, ताकि एक कंडीशन हम डिफाइन कर सकें कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जानी है, ताकि सिग्नल को जब हमें सैंपल से रिकवर करना तो हम इजीली रिकवर कर पाए। ठीक, तो इसमें देखो सैंपलिंग थ्योरम से डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सिग्नल सिस्टम में है चाहे कम्युनिकेशन में है, दोनों ही जगह ये कॉमन चीज है, दोनों ही जगह इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक सिंपली तुमको कोई भी सिग्नल दे देंगे, जैसे बोल दिया कि एसी कॉस्ट 200 2000 पाई टी, अब इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, तो तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, यानी सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब अगर जैसे इस सिग्नल की हम बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पे एफएम इज इक्वल टू कितना होगा, 1000,
ठीक, तो इस सिग्नल को इस सिग्नल की सैंपलिंग करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 2000 हर्ट्ज। और अगर हम प्रॉपर सैंपलिंग करना चाहते हैं तो जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 2000। ठीक, अब इस सैंपलिंग के जो हमने कंडीशन कही उसके बेस पे हम 3 तरह की सैंपलिंग देख सकते हैं। ठीक, एक जिसमें सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो 2f, जैसा कि हमारी सैंपलिंग थ्योरम कह रही है। ठीक, तो ऐसी सैंपलिंग को हम क्या बोलेंगे, ओवर सैंपलिंग। ऐसी सैंपलिंग को हम क्या बोलेंगे, ओवर सैंपलिंग। ठीक, नेक्स्ट ऐसी भी सैंपलिंग हो सकती है जिसमें बाई मिस्टेक हमने ध्यान न दिया हो और हमने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2fm से लेस देन ले ली हो, तो उस सैंपलिंग को हम क्या बोलेंगे, अंडर सैंपलिंग। हम कभी भी अंडर सैंपलिंग करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अंडर सैंपलिंग अगर हम करेंगे तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी, सिग्नल हम प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर पाएंगे जब हमें उसको रिकवर करना होगा सैंपल से। ठीक, इसलिए हम अंडर सैंपलिंग कभी नहीं लेते। नेक्स्ट और लास्ट जो तुम्हारे पास है वो क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जब इक्वल टू हो 2fm की, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2fm के बराबर। ठीक, उस केस को हम कहते हैं क्रिटिकल सैंपलिंग। केस को हम कहते हैं क्रिटिकल सैंपलिंग। थ्योरेटिकली ये केस क्रिटिकल सैंपलिंग का थ्योरेटिकली सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इन सैंपल्स को जिनकी जो सैंपलिंग करनी होगी उसके लिए रिक्वायर्ड बैंडविड्थ मिनिमम होगी। भाई एग्जैक्टली 2fm यही हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। सैंपलिंग मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो ली जा सकती है वो यही 2fm के बराबर है, तभी मतलब हमारा सिग्नल इजिली रिकवर हो पाएगा, प्रॉपर्ली रिकवर हो पाएगा विदाउट एनी एरर। लेकिन इस क्रिटिकल सैंपलिंग में भी कुछ प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस, मीनिंग जो हमारे पास प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं इस सैंपलिंग को कराने के लिए, इसको रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अभी जब हम इसको सैंपलिंग थ्योरम की प्रूविंग और उसके बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे कि वो जो तुम्हारे रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है ना। अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि हम अंडर सैंपलिंग प्रैक्टिकली हम अंडर सैंपलिंग नहीं यूज करते, हम क्रिटिकल सैंपलिंग नहीं यूज करते, केवल और केवल ओवर सैंपलिंग यूज करते। बट थ्योरेटिकली क्रिटिकल सैंपलिंग बेस्ट सैंपलिंग है। ठीक, तो इन केस कहीं पे भी तुमसे अगर पूछा जाता है कि हाँ भाई हम कौन सी सैंपलिंग इन जनरल प्रेफर करते हैं तो वो ओवर सैंपलिंग हो। हम क्रिटिकल सैंपलिंग प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो फिल्टर्स जो हमारे हैं वो क्योंकि प्रैक्टिकली उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी वजह से हम क्रिटिकल सैंपलिंग नहीं यूज करते। अभी आगे क्लियरली समझ में आएगा कि क्या प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है। अब जैसे हमने अभी सैंपलिंग थ्योरम तो बोल दी कि क्या होती है, ठीक, लेकिन अब हम वन बाय वन ये देखने जा रहे हैं कि हम सैंपलिंग अगर हम मैथमेटिकली कराने की बात करें तो मैथमेटिकली हम सैंपलिंग कराते कैसे। ठीक, लेट्स से हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है। इस मैसेज सिग्नल को मैं इस मैसेज सिग्नल की सैंपलिंग कराने जा रहा हूँ। ठीक, इस मैसेज सिग्नल की हमें को फोरियर ट्रांसफॉर्म ये गिवन है। ठीक है, हमें पता है कि इस मैसेज सिग्नल का एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ये होगा। और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म से हमें क्लियरली ये भी दिख रहा है कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, fm।
ठीक, एक पॉइंट याद रखेंगे, मैथमेटिकली जब हम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं हम बेसिकली करते क्या है, मैसेज सिग्नल टाइम डोमेन में क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करा देते हैं, मैसेज सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मतलब पहले समझते हैं कि ये इम्पल्स ट्रेन क्या होता है। देखो इम्पल्स ट्रेन कुछ और नहीं, तुम्हारे इम्पल्स सिग्नल का एक पीरियोडिक रिपीटिशन है। एक पर्टिकुलर इंटरवल में तुम्हारे सेम एम्पलीट्यूड के इम्पल्स सिग्नल ऐसे रिपीट कर रहे हैं। ठीक, t इज इक्वल टू 0 पे हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिल रहा है, फिर t इज इक्वल टू ts पे 2ts 3ts 4ts। ठीक, ये बेसिकली इसी तरह से इधर -ts -2ts -3ts, इस तरह से हमारे पास ये सैंपल ये इम्पल्स ट्रेन। अब सोचो जब ये मैसेज सिग्नल इस इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई होगा, मीनिंग 1 बाय 1 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जितने भी यहाँ पे इम्पल्स दिख रहे हैं, इम्पल्स सिग्नल दिख रहे हैं, उन सभी से ठीक, तो अब लेट्स से अगर हम इस इम्पल्स सिग्नल की बात करें, हमें पता है कि इम्पल्स सिग्नल्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सिग्नल xt एक इम्पल्स सिग्नल डेल t माइनस टी नॉट इससे मल्टीप्लाई करता है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, x t नॉट। ठीक है, x t नॉट। नाउ अब देखो जब ये वाले इस सिग्नल की भी बात कर रहे हैं, ठीक, ये क्या है, ये नॉर्मल एक डेल t है। अब इस डेल t से जब ये mt मल्टीप्लाई होगा तो mt इंटू डेल t क्या आएगा, m ऑफ 0, है ना, यहाँ पे 0 पे ही है ना डेल t। फिर इसी तरह से डेल t माइनस ts से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, m ऑफ ts, इसी तरह से m ऑफ 2ts। ऐसे हमें डिफरेंट सैंपल्स मिलते हैं, मीनिंग जिस टाइम इंस्टेंट पे ये इम्पल्स सिग्नल अकर कर रहा होगा उसी टाइम इंस्टेंस पे हमें मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिलता जाएगा। कैसे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इस इम्पल्स ट्रेन को हमने मैथमेटिकली इस तरह से लिख लिया, कैसे लिखा है, ये डेल t माइनस ts डेल t माइनस 2ts सो इसी तरह से इधर डेल t प्लस ts डेल t प्लस 2ts एंड सो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन डेल t माइनस nts, जबकि n वेरी कर रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब n की वैल्यू रखते जाओ, n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो तुम्हें डेल t मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो डेल t माइनस ts मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो डेल t माइनस 2s मिलेगा। तो हमें क्या याद रखना है कि इम्पल्स ट्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, ऐसे समेशन इम्पल्स ट्रेन समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल t माइनस nt। ठीक, तो हमारा जो सैंपल्ड सिग्नल है, ये मेरा सैंपल्ड सिग्नल जो है वो कैसे आएगा, मैसेज सिग्नल और इम्पल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई करने से।
और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह के इम्पल्स होंगे, सॉरी कुछ इस तरह के सैंपल्स होंगे। ये बेसिकली क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल्ड सिग्नल। एक काम करो, सभी लोग क्लास को रीजॉइन कर लो।